तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नाइन टू 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के कार्यक्रम के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। आज खासतौर से बात करेंगे रबी फसलों में रोग नियंत्रण की, और इसी के साथ आपको जानकारी देंगे गन्ने की उन्नत किस्में और उनकी देखभाल के बारे में भी। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें। आप बता दें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर SC दुबे जी। आप सहायक महानिदेशक हैं पादप संरक्षण और जैव सुरक्षा के साथ ही ICAR से, और साथ ही हमारे जो दूसरे मेहमान हैं आपसे कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी परिचय हम आपसे कराएंगे। लेकिन जैसा कि आज हमने आपको बताया कि जब रबी फसलों की बात की जाती है कितना महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर उनका नियंत्रण आप कर सकें। और साथ ही जैसा हमने आपसे कहा था हमारे साथ जो दूसरे मेहमान जुड़ेंगे वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मिंटू मीणा जी हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं आप गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मीणा आपका। तो खासतौर से आज पहले हम बात कर रहे हैं जो हमारी रबी की फसलें हैं उनमें किस तरीके से रोग नियंत्रण की आवश्यकता होती है, और कोई भी फसल हो कहीं ना कहीं डॉक्टर दुबे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसमें कैसे रोग प्रबंधन जो है हमारे किसान अपना रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण ये इसको अपनाना। हाँ, इस नाते मैं हमेशा बार बार किसान भाइयों को बताता हूँ कि रोग प्रबंधन की रूपरेखा उसको किसानों को बुआई के समय से ही ध्यान में रखनी है। उनको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अमुक फसल में उनके क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख रोग आते हैं, उसी के आधार पर वो रूपरेखा पहले से बनाएं। क्योंकि सामान्यतः से रोग के कारक होते हैं या तो बीजों में होते हैं या ज़मीन में होते हैं या खेतों के आसपास के खरपतवारों से होते हैं जो मुख्य फसल में आते हैं जी। तो उनको शुरू से ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन्नत किस्म के बीजों को लें, उनको बीज को उपचारित करें और अपने खेतों को खरपतवार से रहित रखें और मृदा में पाए जाने वाले रोगों की तीव्रता को कम रखें, जिससे कि बुआई के उपरांत उनमें रोग कम होने पाए जो हैं। और साथ ही साथ उनको ध्यान देना है कि जब भी रोगों के लक्षण दिखाई दें वो इंतज़ार न करें। जब भी या तो वातावरण में परिवर्तन हो और रोग के बढ़ने की अवस्था आ जाए या उनको एकाक लक्षण दिखाई दें तो उनका प्रॉपर निदान करके तुरंत उसके उपचार के लिए प्रबंधन जो संशोधित की गई है कृषि विश्वविद्यालय से, ICAR के संस्थानों से, उसको तुरंत व्यवहार में लाना चाहिए। क्योंकि अगर फसल एक बार रोगी हो जाती है तो यही अंतर होता है कि हमारे रोगों में और फसलों के रोगों में। हमें क्या होता है, रोग होता है फिर ठीक हो जाते हैं, हम इम्यूनिटी सिस्टम है और वह अंग फिर काम करने लगता है। फसलों में क्या होता है कि जो पत्तियाँ सूख जाती हैं, मर जाती हैं, पौधों के जो भाग मर जाते हैं वो फिर वो हरे नहीं होते हैं। दूसरे पत्ते निकलेंगे, दूसरे कलियाँ निकलेंगी, दूसरे फूल निकलेंगे, लेकिन वो और जो भी जितना भी भाग नष्ट होता है वो उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो निश्चित रूप से जिस प्रतिशत में पौधे के अंग और वायवीय भाग जो है नष्ट होते हैं उसी अनुसार उनकी उपज में ह्रास होता है।
तो इस नाते किसान भाइयों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसको इंतजार न करें कि रोग आने का, पहले से एक सुदृढ़ रूपरेखा बनाकर रखें जिसमें लागत भी कम लगती है, वातावरण भी प्रदूषित कम होता है और फसल की सुरक्षा भी बनी रहती है। तो बिल्कुल देखिए, आपको अनदेखी नहीं करनी है, लगातार निगरानी अगर आप करते रहेंगे तो जाहिर तौर पर लक्षण देख पाएंगे और उसके बाद समय रहते जो रोग है उसका नियंत्रण भी कर पाएंगे। इस बारे में विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए यहाँ पे एक नज़र डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। इस समय खेतों में रबी फसलें लगी हैं और अच्छी पैदावार के लिए फसल में रोग नियंत्रण जरूरी है। अगर सब्जी फसलों की बात करें तो आलू की फसल में लाही रोग की रोकथाम के लिए रोपाई के 45 दिनों बाद फसल पर मेटासिस्टॉक्स के घोल का 2 से 3 बार 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। टमाटर में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए स्वस्थ बीजों का इस्तेमाल करें। फफूंदनाशक रसायन में मैकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर, जिनेब 2 ग्राम प्रति लीटर, साइमोक्साइनिल व मैकोजेब 1.52 ग्राम या एजोक्सिन स्ट्रोबिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव कर सकते हैं। वहीं सब्जी मटर में चूर्णिल आसिता रोग की रोकथाम के लिए रोगरोधी किस्म का चयन करना फायदेमंद रहता है। इसके अलावा कैलेक्सिन 0.5 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। शिमला मिर्च को झुलसा रोग से बचाने के लिए स्वस्थ बीजों का इस्तेमाल करें। मिर्च की फसल में शीर्ष मरण और फल सरण रोग दिखाई दे तो इनकी रोकथाम के लिए बीजों को उपचारित करना अच्छा रहता है। वहीं बरसीम की फसल में अगर तना बिगलन रोग के लक्षण दिखें तो बहु कटाई वाली फसलों की कटाई समय पर कर लें। ग्लैडियोलस की पत्तियों पर काला धब्बा रोग की रोकथाम के लिए 0.2% कैप्टॉन का घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल में झुलसा रोग लगने की आशंका रहती है। इससे बचाव के लिए प्रति हेक्टेयर 2.0 किलो जिंक मैग्नीज कार्बोमेट को 1000 लीटर पानी में घोलकर 10 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। किसान इस बात का ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले लें। तो जाना आपने किस तरह की देखभाल की आवश्यकता होती है और जब भी आप किसी भी आपको लगता है रोग आया है, लेकिन ये नहीं कि सीधे तौर पर आप किसी रसायन का छिड़काव करें, उससे पहले जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही डॉक्टर मीना, यहाँ पे माफ़ कीजिए डॉक्टर दुबे, अगर देखा जाए जिस तरीके से हमारे जो किसान हैं अलग अलग फसलों का चयन करते हैं और अभी जो फसलें लगी हुई हैं सब्जी फसलों के बारे में भी हमने यहाँ जानकारी दी, लेकिन गेहूँ की अगर हम बात करते हैं पहले एक प्रमुख फसल हमारी, तो वहाँ पर किस तरह के रोग की संभावना रहती है इस मौसम में? गेहूँ के इस समय गेहूं की फसल या तो 1 महीने या 2 महीने की हुई है और जैसे जैसे फसल में बाढ़ होती जाएगी और तापक्रम कम होता जाएगा तो उत्तरी भारत में हरदा रोग, जिसको किट या गिरवी रोग कहते हैं, उसका प्रकोप होता है। पीला हरदा खास करके इधर आता है, तो उसको किसान भाइयों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर वो अपने इसमें लिए क्या है कि जैसा आपने बताया कि वो सतर्क रहें, खेतों में देखते रहें, कभी भी एक पत्ती पर भी जो ही रोग दिखाई देते हैं उसका निदान करा के उपचार करें जो है। और आगे जब बाली की अवस्था आएंगी तो उसमें अनावृत कंड आता है, लूज स्मट, जिसमें बाली के स्वस्थ दानों के जगह पर पूरे जो है काले चूर्ण भर जाते हैं जी। वो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं कहीं किस इलाकों में आजकल बहुत पाउडरी मिल्ड्यू जिसको कहते हैं, चूर्णिल आसिता, उसका भी गेहूं में प्रकोप हो रहा है जी। उसको भी देखें, जो हरे पत्तों पर या उस तनों पर जो है सफ़ेद धूल जैसे मिट्टी लगेगा, जैसे कि मिट्टी जमा हुआ है, ऐसे धूल जैसे जमा हो जाते हैं। और दूसरा जो मुख्य रूप से एक रोग आता है धब्बा रोग, जो है वो ज़्यादा आता है, झुलसा जो बाद में झुलसा कर देता है, पौध पत्तियों को झुलसा देता है जी। तो ये 4-5 रोग होते हैं जो मोटे तौर पर किसान भाई इसको अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो वो ध्यान देने की ज़रूरत है उनको जो है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं। लक्षण लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको बता रहे हैं और ख़ासतौर से सब्जी फसलों की बात अगर करें डॉक्टर दुबे, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर ज़रा सी भी खराबी आई तो शायद जो एक मुनाफे की उम्मीद है वो किसान की कम हो जाती है। इस समय किसान भाइयों को खास करके आलू की फसल है, अभी तो बहुत से आलू का कटाई हो गई है, लेकिन फिर भी जो आलू की फसल है, जो वातावरण में जो ठंडक होती है, थोड़ी सी नमी बढ़ती है,
ओस पड़ती है, हल्की सी फुहार आती है, तो लेट ब्लाइट का प्रकोप बहुत तेज़ी से पछेती झुलसा जो है, जिससे आज स्वस्थ फसल दिखाई दे रही है, 2-3 दिन में वो सूख जाती है पूरा। तो उसके लिए किसान को बहुत चैतन्य रहने की इस समय ज़रूरत है। चलिए इसकी और सावधानी आपसे आगे हम जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं नंद स्वरूप जी? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये रोग नियंत्रण के साथ साथ अगर कीट की भी समस्या पैदा हो गई है, खेतों में खरपतवार की भी समस्या आ गई है, तो हमें तीनों ये समस्याएं किस प्रकार से समाधान करना चाहिए? एक साथ दवा डालनी चाहिए कि इसमें कुछ अंतराल दे करके एक समस्या को हटाना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए? हाँ जी, ये बहुत अच्छा इन्होंने पूछा, क्योंकि किसान भाइयों को ये बहुत बड़ी समस्या होती है। एक जो है, बहुत से तो किसान ये पहचान नहीं पाते हैं कि कीट का संक्रमण है कि रोग का संक्रमण है, दोनों को एक ही समझते हैं। तो ये बहुत अति आवश्यक है कि जो सामान्य रूप से प्रत्येक किसान भाई को थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर रखना है कि वो कीट और रोगों में अंतर समझ सकें और जान सकें। और खरपतवार तो शुरू में बुआई के समय ही आते हैं। हर फसल की हर दशा में उनका ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए खरपतवार नियंत्रण करना है तो वो या तो बुआई से पहले या बुआई के कुछ बाद ही कर दें, उसके बाद नहीं कर सकते हैं, बड़ी फसल हो जाएगी तो। कुछ फसलों में है कि बीच में भी करते हैं, जैसे सब्जियों की टमाटर है, बैगन है, बीच में भी निकालते रहते हैं। और कीड़ों का प्रकोप होता है तो उसका भी निदान करना पड़ता है, और रोगों का। लेकिन कई बहुत सी ऐसी दवाएं हैं और कीटनाशी हैं जिसको साथ में मिला के भी कर सकते हैं। अगर दोनों का एक ही साथ प्रकोप है तो जरूर, जैसे वाइट फ्लाई है, अगर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो रहा है, जैसे इस समय उनको मिर्चा लगा होगा, टमाटर है उसमें होता है, तो वो उसकी जो दवा इमिडाक्लोरोपीड थायोमेथाक्साम है उसके साथ वो मिनकोजेब भी मिला करके कर सकते हैं, या कार्बेंडाजिम मिला करके इस छिड़काव कर सकते हैं। तो वो देख लें, लेकिन जरूर वो विशेषज्ञ से राय ले लें कि कौन सी कीटनाशक की कौन सी फफूंदनाशक या रोगनाशक को आपस में मिला सकते हैं, वो मिला करके भी व्यवहार कर सकते हैं। या एक हफ्ता के अंतराल पर भी कर सकते हैं। जो अनावश्यक छिड़काव न करें। हम बार बार ये किसान भाइयों को बार बार बताना चाहूँगा कि जो संशुद्ध की गई हर फसल में कीटनाशक या रोगनाशक संशुद्ध की जाती है, किसी का छिड़काव करना उसी का करें, और अनावश्यक न करें। जब जरूरत हो तो तभी करें। जो यानी संतुलित मात्रा में आप छिड़काव करें, बेहतर रहेगा। इससे न सिर्फ आपकी जो लागत है वो भी बच सकती है, बल्कि आपका मुनाफा जो है बढ़ सकता है। साथ ही डॉक्टर दुबे, जिस तरीके से रोगों की हम बात कर रहे हैं, कुछ रोग मृदा जनित भी होते हैं, और हम देखते हैं हमारे जो किसान हैं वो फसल चक्र अपनाने से थोड़ा सा गुरेज करने लगते हैं, लगातार एक ही फसल ली जाती है। किस तरह की संभावना बनी? ये बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न बताया, क्योंकि रोगों में जो ज़्यादातर समस्याएं होती हैं वो मृदा और बीज जनित होती हैं। तो बीज को तो किसान आसानी से स्वस्थ बीज लेकर के उसका निदान कर सकता है, उसका बीज उपचार करिए। लेकिन मृदा में अगर कुछ कारक अगर स्थापित हो जाते हैं तो 15-15, 20-20 साल तक बने रहते हैं। तो वो जरूर हमें किसान भाइयों को उसको बढ़ने नहीं देना है, मृदा जनित कारकों को मृदा के अंदर बढ़ने नहीं देना है। और उसका सबसे सरल उपाय है कि वह फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र मतलब कि वो होस्ट हो, यानी रोगग्राही जो पौधे हैं उसके बाद वो वैसे पौधों की खेती करें जिस पर वो रोग नहीं जाता हो, तो वो बढ़ने नहीं पाएगा। 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने उनकी जीवन चक्र में व्यवधान आएगा। या वो ऑर्गेनिक खादों का खेत में प्रयोग करें, जैसे वो उससे क्या होगा, उनको जैविक नियंत्रण अपने आप होता रहेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनिक खादों, खरपतवार की खड़ी गली घासें, गोबर की खादें, ये जो है आपका आयल केक्स है, जो महुआ, नीम, करंज, ये सब की खलियों का व्यवहार करें। यानी उनको बढ़ने नहीं देना है खेत में। और गर्मी में जुताई करनी है, जो भी कर्षण क्रियाएं हैं, अंतरवर्गीय फसलें जो है, इंटरक्रॉपिंग जिसको कहते हैं, मिक्स क्रॉपिंग है, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, जो किसान भाई को आज अपनाने की ज़रूरत है, उससे लाभ भी ज़्यादा होता है और मृदा जनित रोग बढ़ने नहीं पाते हैं। क्योंकि कहीं जैसे पॉली हाउसेस में है, अगर एक ही ग्रीन हाउस है, एक ही फसल बार बार लेते जाइए, तो जो अगर किसी कारणवश मृदा में रहने वाले कारक अगर मृदा में चले जाते हैं तो उनका निस्तारण करना, उनको ख़त्म करना, उनका समाधान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने ठीक बोला, किसान भाइयों को हेर फेर करके फसलों को ज़रूर उगाना चाहिए, जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार। बिल्कुल। और जब फसलों की हम बात कर रहे हैं, अगर सरसों की बात की जाए, प्रमुख फसल तिलहन की हमारी, वहाँ पर किस तरीके से इस मौसम में रोग की संभावना बनी रहती है? हाँ, इस समय 2-3 रोग बहुत तेज़ी से
आते हैं सरसों में। जैसे एक तो अल्टरनेरिया ब्लाइट आती है, अल्टरनेरिया झुलसा रोग। किसान भाई वो जाने कि झुलसा रोग, उस पर बैगनी से भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो आपस में मिलकर के पत्ती को सुखा देते हैं और धीरे धीरे पत्तियां गिरती जाती हैं और वो काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं, हरे भाग कम हो जाते हैं, इसलिए उपज में नुकसान होता है। दूसरा एक वाइट रस्ट आता है, सफ़ेद कीट रोग उसको कहते हैं, और उसके साथ उसको मृदुल आसिता डाउनी मिल्ड्यू मिक्स होकर के आता है। उसमें क्या होता है कि इनका जो इन्फ्लोरोसेंस है, यानी जो फूल का भाग है, वो मोटा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। किसान भाई इसको बहुत दूर से ही देख करके खेत में पहचान लेंगे। तो ये भी इसमें सीधे नुकसान होता है, क्योंकि फूल की जगह वो टेढ़ा मेढ़ा फूला हुआ भाग बन जाता है, जिससे उनका सिलिक्वा यानी फलियाँ नहीं बनती है और नुकसान होता है। तीसरा एक रोग इसमें बहुत आता है जो इधर पूर्वी या हिमाचल में या हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, स्टेम रॉट कहते हैं, जो तना विगलन। उसमें तनों पर भूरा धब्बा बनता है, काला सा और जल सिक्त होकर के, और तने वहीं से टूट जाते हैं, सड़ करके वहीं से टूट जाते हैं जी। और ये तीनों रोग जो है बीज जनित भी हैं और मृदा जनित भी हैं, और इसका प्रबंधन के लिए किसान भाई पहले से अगर ध्यान नहीं देंगे, एक बार इनका संक्रमण खेत में हो जाता है तो फिर प्रबंधन करना बहुत मुश्किल होता है जो है जी। बिल्कुल। और जो प्रबंधन की जहाँ तक बात की जाए, खेत में किसी रोग के लक्षण हमें नज़र आते हैं तो वैज्ञानिक विधि या प्रबंधन की अगर हम बात करें तो वो किस दिशा से हमारे किसान जो हैं उसकी शुरुआत कर सकते हैं? क्योंकि शुरुआत में जैसा आपने कहा कि अगर हम जैसे ही रसायन का प्रयोग करते हैं तो उसकी संतुलित मात्रा शायद भूल बैठते हैं, लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फसल है उसको कैसे बचाया जाए। हाँ, इसमें जैसे मैं बताया कि पहले भी किसान भाइयों को जो भी अभी तो बुआई वो कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी जब भी बुआई करें तो वो प्रमाणित संस्थाओं से रोग रहित बीजों का चयन करें या प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें। प्रतिरोधी प्रजातियां सबसे उचित माध्यम है रोग के नियंत्रण का, और उसका बीज उपचार अवश्य करें। अब जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर अगर हमें सरसों का ही बुआई करनी है तो यह मेटालॉक्जिल बाज़ार में मिलता है, कार्बोक्सिन, दोनों का मिश्रण करके एक दवा आती है, तो उससे बीज उपचार 2 ग्राम 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें। भले ही अगर कंपनी वाले जो बीज देते हैं या बीज देने वाले संस्थान कहते हैं कि हम उपचारित किए हैं, फिर भी वो बीज उपचार कर लें, उसमें बहुत कम खर्चा आता है और वो 40% रोग कम होने की संभावना बढ़ जाती है। और उसके बाद जो खेत में, अगर आप जैसे बताए कि खेतों में रहने वाले कारकों को कम करने के लिए भी उपाय करें। अगर उनके पास ट्राइकोडर्मा का उत्पाद है खेत में, वो कोई भी जैव परजीवी का उत्पाद है, कवक जैव परजीवी हैं या बीजाणु जैव परजीवी हैं, उसका उपयोग करें। कार्बनिक खादों का प्रयोग करें, और ज्यों ही लक्षण विजिलेंट रहें, यानी देखते रहें, खेत में चैतन्य रहें। कम से कम ज्यों ही 1 या 2 लक्षण नहीं उनके खेत में, बगल के किसान के खेत में भी, बगल में भाई के खेत में अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत एक दवा का छिड़काव कर दें, इंतजार न करें बढ़ने का। वो एक दवा का छिड़काव कर देंगे तो फिर बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको जो है। और वो दवा जब भी छिड़कें तो वो रोग के लिए और उस फसल के लिए जो संशुद्ध दवा है उसी का छिड़काव करें। नहीं तो क्या होता है, किसान भाई ऐसा होता है 4, 5, 6 बार दवा का छिड़काव करते रहते हैं और उनका जो हार्वेस्ट होता है, यानी उपज जो आती है, उसमें भी जो है विषाक्तता पाई जाती है, अवशेष पाए जाते हैं कीटनाशियों के, और फिर उनका बाजार भाव कम हो जाता है, बाहर वो भेजना चाहते हैं तो गुणवत्ता उसकी कम हो जाती है। तो इस नाते वो ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है उनको जो है। जी बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर असर पड़ता है जब रोग या बीमारी का प्रकोप हमें नज़र आता है, हमारी फसल पर उत्पादन जो है उसमें भी कमी आने लगती है। लेकिन ऐसे में किसानों को जब जानकारी देने की बात कही जाती है, या कैसे सही जानकारी उन तक हम पहुंचा सकते हैं कि अगर अभी इस समय में इस रोग के आने की संभावना है तो पहले से ही वो तैयारी कर लें कुछ? हाँ, उनको जो उनके क्षेत्रों में केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, बहुत से फसलों में तो एडवाइजरी निकलती है हर 15 दिन में कि ये मौसम है, ये बढ़ने की संभावना है जी। तो वो अपने सतत वो संपर्क में रहें कृषि विज्ञान केंद्रों से, कृषि विश्वविद्यालयों से, और ICR के जो संस्थान हैं वो मौसम को देख करके वो बताते रहते हैं। और बहुत से किसान जो है वैज्ञानिकों से ज़्यादा ही वो अनुभवी होते हैं, उनको खुद पता रहता है कि अगर ऐसा मौसम हो रहा है तो इस फसल में अमुक बीमारी बढ़ने की संभावना हो जाती है, और वो चैतन्य रहें। बस केवल वो क्या होता है, सोचते हैं 2 दिन 4 दिन में कर देंगे, अभी पड़ोसी के खेत में आया है, मेरे खेत में लक्षण नहीं आया, वो ढिलाई कुताही नहीं बरतनी है जी। तो उससे क्या होगा कि दवा का छिड़काव भी कम करना पड़ेगा, लागत भी कम लगेगी, और उनका उत्पादन भी अच्छी गुणवत्ता वाला मिलेगा जो है जी। और वो जैसे हर फसल को मैं बार बार बताता हूँ कि हर फसल में जब लगाने से पहले ही उसकी एक रूपरेखा अवश्य बनाएं
जैसे हम लोग अपनी एक रूपरेखा बनाते हैं ना कि बच्चे जो पैदा होते हैं तो ये टीका 9 महीने तक लगता है, फिर आप बड़े होंगे तो क्या क्या वैक्सीनेशन कराएंगे, विटामिन और ये सब खाते रहते हैं, दूध पीजिए, सब्जी खाइए, यानी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। उसी तरह से पौधों को भी वो सभी प्रक्रियाएं बुआई के समय से ही करनी है कि जैसे पौधे हमारे स्वस्थ और सुदृढ़ हैं, संतुलित पोषक तत्वों का व्यवहार करें, मृदा को स्वस्थ रखें और जो है बीज को उपचारित करें, स्वस्थ बीजों को रखें, खेतों में खरपतवार मेड़ों पर न होने दें, गर्मी में जुताई करें, आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करें, ज़्यादा सिंचाई न करें। तो ये सब चीज़ें ध्यान में बना लेंगे और उनको सब पता रहता है, मोस्टली 40-50% किसानों को पता रहता है कि हमारे क्षेत्र में अमुक फसल में अमुक बीमारियां आने वाली है और इस महीने में आती हैं, तो उसी की रूपरेखा बना के रखें। रूपरेखा बनाए रखेंगे तो बहुत हो सकता है हर फसल में 1-2 बार छिड़काव कोई दवा के करना पड़े या न भी करना पड़े। वो जैविक पद्धतियों को थोड़ा सा अपनाएंगे, जो ध्यान देंगे तो हो सकता है उनको कीटनाशी या रोगनाशी दवाओं का व्यवहार भी न करना पड़े। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण कि देखिए किस तरीके से जो अब आधुनिक तकनीक की बात की जाए, नई पद्धतियों की बात की जाए, तो उद्देश्य सबका यही रहता है कि किसान के लिए लागत को हम कम कर सकें, उनके मुनाफे को बढ़ा सकें, जिससे जो किसान हैं उनको और भी ज़्यादा फायदा मिल पाए। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं कि छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं हमारी जो रबी की फसलें हैं उसमें अलग अलग तरह के रोगों की अगर समस्या आ जाती है तो उनका निदान क्या हो सकता है, कैसे रोग नियंत्रण आप कर सकते हैं। लेकिन खासतौर से हम देखते हैं कि अब हमारे किसान को जो जानकारी दी जाती है ना सिर्फ पौध संरक्षण यानी पौधे की सुरक्षा आपको कैसे करनी है बल्कि उसके साथ साथ जैव प्रबंधन भी बताया जाता है। आखिर ये क्या है, उसका क्या फ़ायदा किसानों को मिलता है, इस बारे में डॉक्टर दुबे हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जी ऐसा है कि जैव प्रबंधन आजकल ये बहुत पहले से भी ये विधि रही है, किसान भाई इसको पहले से भी अपने व्यवहार में लाते रहे इस विधि को जी। ये कोई नई पद्धति नहीं है। पहले जब अपने वेदों और पुराणों में देखा जाए तो केवल जैव प्रबंधन की बात किसान भाई करते थे। वो इनका जानते नहीं थे कि हमें कैसे करना है, इससे क्या फ़ायदे हैं, लेकिन उसके परिणाम उनको निकलते थे कि रोग, जैसे कि गोबर की खाद का प्रयोग करते थे, गाय के या जानवरों के मलमूत्र का प्रयोग करते थे। क्रियाएं वही थी लेकिन परिभाषित नहीं थी। क्रियाएं वही थी, परिभाषित नहीं थी। परिणाम उनको पता था कि इससे फायदा होता है, रोग नियंत्रण होता है, लेकिन क्यों होता है ये चीजें उनको नहीं पता थी जो है। लेकिन वो व्यवहार में लाते थे। जो राख का प्रयोग करते थे कीड़ों से बचाने के लिए, वो घी तेल और घी के धुएं को करते थे। तमाम जो है बीज उपचार के लिए, मृदा उपचार के लिए वो जो है खलियों का प्रयोग मृदा में करते थे। डॉक्टर साहब एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हेलो, सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुरेश जी आवाज मिल पा रही है आपको? सीहोर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर ये गेहूं को हमने उपचारित करके बोया था जी, थायोमेक्साम और कार्बन डाइजिन से जी। क्या समस्या उसमें देख रहे हैं आप? उसमें गेहूं पीलेपन हो रहा है, पीलापन आ रहा है। हाँ, अभी तो आपका 2 महीने की करीब क्रॉप होगी, फसल 2 महीने की होगी या 1 महीने की है? सुरेश जी फसल को कितना वक्त हुआ है अभी? सर अभी 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ, क्योंकि 15 नवंबर तक बोए होंगे तो 1 महीने की होगी। ऐसा है ना कि जो पीलापन हो रहा है, नमी तो नहीं है खेत में ज्यादा? सर नमी है खेत में। हाँ, खेत में अगर ज़्यादा नमी होगी ना, उससे भी थोड़ा पीलापन आ रहा होगा। छोटी फसल है, अभी थोड़ा नमी कम होगी तो ठीक हो जाएगा जो है जी। आप जो है अपने मिट्टी का जांच कराए हैं कि नहीं, कि गेहूं में जो पीला, अभी तो रोग नहीं आ रहा, अभी जो है जो रतुआ है, गेरुआ रोग, उसका प्रकोप अभी नहीं हो रहा होगा जो है। वो केवल या तो पोषक तत्वों, पानी की थोड़ी अधिकता होगी, इस नाते हो रहा होगा, धीरे धीरे थोड़ी बढ़ेगी फसल तो हो जाएगा ठीक जो है। या कई बार क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी होती है। जैसे गेहूँ में पीला जो है, वो पीला ऊपर से पत्ते का ऊपर से भाग से हो रहा है कि नीचे वाले पत्ते हो रहे हैं पीला, वो भी ध्यान देने की जरूरत है। उसमें या तो नाइट्रोजन की कमी होगी, या जो है जिंक की भी कमी से पीला होता है, पोटेशियम की भी कमी से पीला होता है। तो आप जब भी, इसीलिए बार बार हम लोग किसान भाइयों को कहते हैं, और सरकार का बहुत बड़ा प्रोग्राम भी चल रहा है कि स्वस्थ मृदा को रखें। और मृदा को स्वस्थ रखने के लिए हम मृदा का जब तक परीक्षण नहीं कराएंगे तो तब तक वो नहीं पता चल पाएगा। और जो हमारा बेकार में हम ज़्यादा खाद डाल देते हैं, कम खाद डालते हैं, उसका भी हम संसूती मात्रा में तभी डाल पाएंगे जब हम हमारी जानकारी होगी कि कितना हमारे मृदा स्वस्थ है और कितने पोषक तत्व हैं। तो आपसे मैं ठाकुर जी से यही सलाह दूंगा कि आप जो है आप किसी एक विशेषज्ञ को पौधे को दिखाएं। अगर नीचे से पीला हो रहा हो, नीचे की पत्तियां हो रही होंगी तो नाइट्रोजन की कमी होगी, थोड़ा सा उसमें नाइट्रोजन का व्यवहार करें। 1 महीने बाद आप 1.5 महीने बाद पहली जो सिंचाई करते हैं उसके बाद नाइट्रोजन का व्यवहार करेंगे, वो हरा हो जाएगा। अगर ऊपर से पत्तियों के टिप से जो है, यानी ऊपर से सिर से सूख रही होंगी तो जिंक की भी कमी हो सकती है, पोटेशियम की भी कमी होती है। जिंक में थोड़ा सफ़ेद होगा, एकदम पीला नहीं होगा, पोटेशियम में थोड़ा हल्का पीला लिए हुए होता है। तो आप उसको, ये अलग अलग पहचान है किसी विशेषज्ञ को दिखा करके और उसका निदान करें जो है जी। अभी इस समय कोई रोग नहीं होगा। और उखाड़ के देख लें कहीं दीमक तो नहीं लगा है। अगर कई बार क्या होता है कि दीमक की भी संभावना होती है छोटे अवस्थाओं में, तो अगर वो उखाड़ेंगे, अगर जड़ टूट जाती है तो जड़ नीचे रह जाती है, कटा हुआ रहता है, तो दीमक का भी प्रकोप होता है, तो उसका भी वो उपचार करें। निदान बहुत पहले जरूरी, पहचान करें किस लिए हो रहा है, उसी हिसाब से उसका प्रबंधन करें। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि आप लगातार निगरानी करते रहें अपनी फसल की और देखें क्या स्थिति उसमें बनी हुई है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? शिवदया जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, इशत जी हमारे साथ जुड़े हैं। रेडियो धीमा करें। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें।
हेलो, बंद कर दिया है, बंद कर दिया। हमारा सवाल ये है कि हमारे गेहूँ की बुआई किए हुए 25 दिन हो गए हैं जी। हेलो, गेहूँ की बुआई किए हुए 25 दिन हो गए हैं जी, और हमने उसमें पानी नहीं लगाया है। हम चाह रहे हैं कि पानी लगाने से पहले क्या उसमें उर्वरक का प्रयोग करें और किस मात्रा में करें। चलिए, अभी उर्वरक का इस्तेमाल उसमें कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में? पानी अब पहली 25 दिन हो गया बुआई किए हुए, तो पहला पानी वो लगा सकते हैं। अभी जो है पहली पानी की ज़रूरत है अभी जो है, लेकिन वो देख लें अगर नमी ज़्यादा हो खेत में तो नहीं लगाएं। बहुत बार क्या होता है पलेवा दे करके करते हैं तो हम थोड़ा सा एक हफ्ते आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो हमेशा गेहूं की पहली सिंचाई जो कल्ले की अवस्था में है वो बहुत ज़रूरी होती है। वो ज़रूर किसान भाई उसका ध्यान दें। और उर्वरक की मात्रा इनका पता नहीं चल पा रहा है कि बुआई के समय कितने जाने हैं। जो नत्रजन की हो सकता है, आजकल क्या होता है फास्फोरस की भी मात्रा 2 भागों में डाला जा सकता है, एक पहले और एक बाद में। अगर ये पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटास की डाल चुके हों, नत्रजन की मात्रा बची हो, तो वो सिंचाई के बाद जो है 1/4 बचे हुए की आधी मात्रा डाल दें और आधी मात्रा बाद में जब वो दूसरी सिंचाई तीसरी सिंचाई करेंगे तब डालेंगे जो है जी। तो कितना वो डाल चुके हैं उस हिसाब से। लेकिन सिंचाई जिस दौरान हम करते हैं उसके कुछ अवधि बाद हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, सिंचाई करने के बाद, क्योंकि नत्रजन का अगर यूरिया का हम छिड़काव करते हैं तो वो हमेशा सिंचाई की नमी होनी चाहिए और उसमें पैर धंसना नहीं चाहिए। वो किसान भाइयों को पता है कि एक सिंचाई करने के बाद 4-5 दिन बाद जो खेत में चलने लायक हो जाता है तो वो उसका भुरकाव कर देते हैं जी। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो उर्वरक प्रबंधन है वो भी आपको अपनाना चाहिए। लेकिन आज खासतौर से हम बात कर रहे हैं अलग अलग रोगों की, और खासतौर से डॉक्टर दुबे अगर शिमला मिर्च की जो खेती हमारे किसान करते हैं, हमने रिपोर्ट में भी दिखाया था, वहाँ पर किस तरह के और रोग की संभावना रहती है और क्या उनका निदान हो सकता है? शिमला मिर्च में जो टमाटर और आलू में जो रोग लगते हैं, एक तो लेट ब्लाइट जो है, जो पछेती झुलसा वाला जो कारक है वो भी लगता है, बहुत उसके लिए ग्राही है, बहुत ससेप्टेबल होते हैं वो पौधे जो है। और अल्टरनेरिया ब्लाइट यानी झुलसा रोग, मोटे तौर पे किसान जाने झुलसा रोग लगते हैं, 2 तरह के झुलसा रखते हैं, एक में और फल सड़न भी बहुत लगता है। और फल सड़न और झुलसा दोनों के लिए किसान भाई जो है मेटालॉक्जिल जो है दवा का छिड़काव कर सकते हैं, जो है 1 से 1.5 ग्राम जो है 2 ग्राम भी ले सकते हैं, जो है रोग की सांद्रता पर और फसल की अवस्था पर निर्भर करता है। प्रति लीटर मात्रा में घोल करके छिड़काव करें। नहीं, मेनकोजेब का भी छिड़काव कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक दवा आती है जो बहुत सस्ती और अच्छी होती है, उसका भी छिड़काव इसके लिए कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दें जो है जी। उसमें जो फल सड़न है वो भी रुकेगा और जो लेट ब्लाइट है वो भी रुकेगा जो है जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन चाहे हम झुलसा की बात करें या दूसरे रोग हैं, तो क्या ये आवश्यक है कि जो किसान हैं वो नई नई किस्मों की तरफ अब आगे बढ़ें? क्योंकि जो पुरानी किस्में हैं शायद उसमें रोग की समस्या ज़्यादा रहती है, और अब जो किस्में लगातार हमारे वैज्ञानिक विकसित कर रहे हैं वहाँ पर उनमें प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। अभी ये प्रमुख रूप से हमेशा वैज्ञानिकों का लक्ष्य रहा है कि जो अब वही वैरायटी, जो वही प्रजातियाँ किसानों तक जाएँ जिसमें गुणवत्ता अच्छी हो और वह रोग के लिए सहनशील हो जी। तो इस नाते निश्चित रूप से मैं हमेशा किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि मैं यहाँ प्रजातियों का नाम नहीं बताता हूँ क्योंकि हर क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रजातियों की संस्तुति की जाती है और उपलब्धता के अनुसार पर वो अपने कृषि विश्वविद्यालय से, ICR के संस्थानों से, KVK से संपर्क कर लें बुआई से पूर्व कि हमें अमुक फसल की बुआई करनी है, हमारे क्षेत्र के लिए कौन सी प्रजातियाँ हैं जो उचित हैं और वो उसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता है। तो अवश्य अगर उनको उपलब्ध है तो रोग प्रतिरोधी क्षमता वाली ही प्रजातियों की बुआई करें। उससे 40 से 50% समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी ये ना सोच लें कि हम रोग प्रतिरोधी क्षमता वाली प्रजाति हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि रोग प्रतिरोधी क्षमता को बनाए रखने के लिए भी उसका प्रबंधन बहुत जरूरी है। जैसे कि एक आदमी स्वस्थ है, उसको स्वस्थ बनाए रहने के लिए प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। हमें उचित आहार, उचित व्यवहार, रहने का तरीका, उसी तरह पौधों का है। हम ये अंतर नहीं है, आदमी और पौधों में कोई अंतर नहीं। अंतर यही है कि पौधे बता नहीं पाते हैं और आदमी बता पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि उनकी लगातार आप जांच भी करते रहें। रूप उनको देखना है, उससे एकदम किसान बात करते हैं पौधों से, हम नहीं समझ सकते हैं लेकिन किसान पौधों की बात को और भाषा को समझते हैं। उसी अनुरूप उनके उस हिसाब से उनको रूपरेखा बनानी है, छोड़ना नहीं। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं बालाघाट मध्य प्रदेश से। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी राहुल जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना।
सर जी, चने में जो एस्कोचाइटा ब्लाइट लगती है और जो ग्रे मोल्ड लगता है, मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी सर। जो इससे बचने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट क्या है सर? जी, चने में बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न किया। यह एस्कोकाइटा ब्लाइट है, हर साल नहीं आती है। ये जिस साल तापक्रम कुछ कम होता है, पिछले 2-3 सालों से छुटपुट आ रही हैं जो है। 2011 में, 2018 में यह तेज़ी से आई थी। ये केवल हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती हैं, हिमाचल प्रदेश में आती है, जम्मू कश्मीर में आती है। तो एस्कोकाइटा ब्लाइट इसके बचने के लिए वह चना का जो आप बिल्ट के लिए, यानी कोई भी, हम अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग बीज उपचार की पद्धति को अपनाने का नहीं सलाह देता है वैज्ञानिक गण लोग। आप जो चने का बीज उपचार करते हैं, जैसे वो कार्बोक्सिन और थीरम, 1 ग्राम कार्बोक्सिन या 1.25 ग्राम और 1 या 1.25 ग्राम थीरम ले लें, दोनों को मिला करके प्रति किलोग्राम के बीज दर से उपचारित कर दें। ट्यूबोकनाजोल्स भी से भी चने के बीज उपचारित की संस्तुत की गई है, उसको भी आप कर सकते हैं। और ये जब भी आपको उचित वातावरण हो कि इसको फ्लावरिंग के समय, जब फूल निकलना शुरू होता है, उसी समय इसको काइटा आती है। जब तापक्रम थोड़ा कम होता है जो है, यानी जनवरी शुरू होने या मध्य जनवरी के आसपास आएगी जो है, तो उस समय जब भी इसके लक्षण दिखाई दें तो तुरंत आप किसी भी फफूंदनाशी दवा, जैसे मेनकोजेब सबसे अच्छा दवा है, कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी कर सकते हैं, प्रोपिकोनाजोल भी कर सकते हैं। बहुत सी दवाएं हैं जिसमें किसी की भी मात्रा का, संस्तुत की गई मात्रा को लेकर के आप छिड़काव कर सकते हैं। ग्रे मोल्ड, लेकिन डॉक्टर साहब कभी कभी हम देखते हैं जो ये दवाइयाँ हैं हमारी, जिनका नाम आप बता रहे हैं, इसमें कभी कभी कुछ ऐसी हो जाती हैं जिनका उपयोग करने के लिए मनाही कर दी जाती है। उसकी जानकारी किसान को कहाँ से मिले? वो किसान को, जैसे अभी कई दवाइयाँ जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कार्बेंडाजिम है, मेनकोजेब है, इसका हो सकता है फेज आउट करने का है, इसको धीरे धीरे बंद करने की है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है, बाजार में उपलब्ध हो रही है, उसको लगाएं। इसी नाते वो हमेशा ये किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो नई नई दवाएं संशोधित की गई हैं, जैसे ट्यूबिकोनाजोल है, इसमें कर सकते हैं। प्रोपिकोनाजोल का भी 1 ml प्रति लीटर की दर से घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। तो नई नई दवाओं का, लेकिन अगर पुरानी दवाएं जो बहुत हैं और वो बाजार में उपलब्धता है, सरकार ने उसमें प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो उसका भी किसान भाई उपयोग करें जो है, वो सस्ती होती हैं और काफी लाभदायक, संतुलित मात्रा में ही इनका उपयोग, संतुलित मात्रा में, ज्यादा बेतहाशा उसका प्रयोग न करें। कोई भी दवा अगर जब तक बेतहाशा नहीं करेंगे तो नुकसानदेह नहीं होती है। और ग्रे मोल्ड का, जैसे वो पूछ रहे थे चने में, सबसे अच्छा है कि ग्रे मोल्ड जिस तराई इलाकों में ज्यादा आता है, उसमें जो है किसान क्या करें कि एक जो है दोनों रोगों को पहचान के लिए सबसे अच्छा है कि वो अपने खेत के आसपास ये जो है गेंदा का फूल जो है लगा दें। तो गेंदे के फूल पर आप देखते हैं, जब ग्रे मोल्ड चने में आने से 10 दिन पहले गेंदे के फूल पर आता है, यानी पौधे लगा दें, फ्लावरिंग होने लगेगी, तो उसमें जो जैसे लगेगा गर्म पानी कोई गिरा दिया हो गेंदे के पेटल्स पर, उस फूलों पर, तो तुरंत वो लक्षण, ये समझ लीजिए कि 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद हमारे चने में आने वाली है। तो इससे आसानी से देखिए आप इसकी पहचान भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है ये। चलिए, और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिलहाल राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? सर, मैं जिस प्रकार गेहूं में पानी दिए अभी कम टाइम हुआ है जी, तो उसमें अगर अपन दूसरा पानी जल्दी दे दे तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी सर? जी, दूसरा पानी जल्दी दे दें तो कुछ दिक्कत होगी? आप जो दूसरा पानी, जब तक देखिए पानी ज़्यादा लगाना भी नुकसानदेह है। एक तो उर्वरता शक्ति को कम करता है, जमीन लीचिंग हो जाता है, आपका पोषक तत्व तो नीचे चला जाता है, पौधों के बढ़वार के लिए उचित वातावरण नहीं मिलता है, और आपका पैसा खत्म होता है। और पानी तो जल ही जीवन है, तो अनावश्यक उसको जल का हम उतने, बहुत बार किसान भाई क्या करते हैं, एकदम उसको 3 इंच 4 इंच पानी लगा देते, भर देते हैं। वो सोचते हैं भर दिया तो बहुत ज़्यादा दिन तक रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता, नुकसानदेह ही होता है। तो आवश्यकता अनुसार ही पानी का करें। प्रजाति और क्षेत्र के अनुसार पानी की मात्रा को संस्तुत की गई है। तो आप अपने वैज्ञानिक से, जो एक्सपीरियंस्ड किसान हैं, उनसे भी राय ले सकते हैं, देख सकते हैं कि, लेकिन ये सबसे पहला थंब रूल होता है कि जब जमीन में नमी की कमी हो जाए, आपको लगे कि अब हमें सिंचाई करना ही है, तो भी आप सिंचाई करें, नहीं तो अन्यथा सिंचाई न करें जो है। क्योंकि 5 बार सिंचाई करने का गेहूं में है, लेकिन अगर कुछ इलाकों में अगर आप अच्छी तरह से सिंचाई करें तो 3 से 4 सिंचाई में गेहूं की अच्छी पैदावार आ सकती है। कहीं बीच में एक आध बार बारिश हो जाता है तो 3 सिंचाई पर्याप्त होती है जो है। जी बिल्कुल। और साथ ही एक और रोग है डॉक्टर दुबे, उकठा रोग की अगर बात की जाए
चने की हम बात करें या दूसरी फसलें, किस तरीके से इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और मेरे ख्याल से प्रतिरोधक किस्में जो है वो भी हैं? उकठा रोग में चने में, मसूर में, सभी लगभग सभी फसलों में प्रतिरोधी प्रजातियां बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं। किसान भाई को मैं यही सलाह दूंगा कि वो हमेशा प्रतिरोधी प्रजातियां उगाएं। हर क्षेत्रों के लिए संस्तुत की गई प्रतिरोधी प्रजातियां हैं और बीज उपचार उसका अवश्य करें जो है। जैसे मैं बताया कि कार्बोक्सिन और थीरम से 1-1 ग्राम लेकर के या 1.25 ग्राम लेके प्रति किलो दर से बीज उपचार करें। और जो है वो यही जो पहले सबसे पहले पूछा था कि जमीन में ये कारक रहते हैं जी, और एक बार जो बिल्ट जैसे उकठा रोग के कारक जमीन में आ जाते हैं तो 10-10, 15-15 साल चने, बहुत से किसानों का देखा कि कुछ बेल्ट है, सैकड़ों एकड़ खेतों में लोग चना लगाना बंद कर दिए, मसूर लगाना बंद कर दिए इसकी वजह से, क्योंकि वो हेर फेर करके लगाए नहीं। 10 साल से चना लगा रहे हैं और रोग ग्राही प्रजातियों को लगा रहे हैं, तो वो जमीन में उसके कारक बढ़ गए, अब उनको लगाना मुश्किल हो जाता है। तो वो इसमें क्या होता है कि हम जमीन में कम करने का प्रयास करें उसको, तो जिससे आप जैव उत्पाद का प्रयोग करें। जैसे ट्राइकोडर्मा के उत्पाद हैं, उसको जो 2 किलो प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद में 3-4 क्विंटल गोबर की खाद में मिला करके भुरकाव कर दें। बीज उपचारित करते हैं तो हम उससे भी बीज उपचार कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। लेकिन ये ध्यान दें कि जो भी जैव उत्पाद है वो प्रमाणित संस्थाओं से खरीदें। उसमें क्योंकि वो कवक होता है या बैक्टीरिया होती है, वो जिंदा होना चाहिए, मरा हुआ रहेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो वो ध्यान दें जो है, तो वो मिट्टी में कम करें, बीज उपचार करें और उचित समय पर बुआई। जैसे ये क्या होता है, जितने भी बिल्ट रोग होते हैं, उकठा रोग होते हैं, वो तापक्रम ज़्यादा मिट्टी का रहेगा और नमी ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा बल होते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए अब तो बुआई का समय निकल गया है, लेकिन ये ध्यान दें कि जैसे सब्जी की भी बुआई अभी कर रहे हैं तो एकदम जैसे तापक्रम ज़्यादा हो और नमी ज़्यादा हो तो थोड़ा सा 2-4 दिन रुक जाए, नमी थोड़ी कम हो जाए, कि जिससे इसका संक्रमण कम हो जाता है। ये ध्यान देने की जरूरत है। और खासतौर से सब्जी फसलों में हम टमाटर की बात करें या मिर्च की अगर बात की जाए तो वहाँ पर किस तरह के रोग की संभावना बनी रहती है? हाँ, टमाटर और मिर्च में, टमाटर में तो जैसे झुलसा लगता है, दोनों टाइप का, अल्टरनेरिया ब्लाइट भी लगती है, अल्टरनेरिया का झुलसा लगता है और फाइटोप्थोरा जो अगेती झुलसा है वो भी दोनों लगता है। और उसके लिए आलू, टमाटर, शिमला मिर्च में सभी किसान भाई को लगभग एक ही तरह का प्रबंधन करना है। मिर्चे में जो है एक डाई बैक लग जाता है, ऊपर से सूखता है मिर्चा, और एक वायरस का रोग लगता है, विषाणु जनित रोग लगता है, पत्तियां कुकुड़ जाती है, टमाटर में भी वो लगता है जी। तो उससे जितने आजकल हाइब्रिड प्रजातियां हैं वो काफ़ी रोगग्राही हैं और इससे किसान भाइयों को खास करके वो पॉली हाउसेस में भी प्रॉब्लम होती है। पत्ते एकदम सिकुड़ जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, पीला हो जाएगा, फूल नहीं। हाँ, मरोड़िया रोग किसान भाई उसको कहते हैं। तो ये रोग विषाणु जनित है और इसको एक कीड़े जो है फैलाते हैं, सफ़ेद मक्खी जो एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाती है। तो इसके उपचार के लिए जो भी 1-2 पौधा दिखाई दे उसको ढक करके कपड़े से, या फिर किसी कहने का मतलब है कि उस पर जो मक्खी बैठी है वो उड़ करके दूसरे जगह न जा नहीं पाए। तो हम एक कीटनाशक दवा का, उसमें इमिडाक्लोरोपीड, थाइमेथॉक्साम, रोगर सबसे कोशिश हमें यही करनी है कि रोग जो है वो फैले ना, उसका समय से आप निदान कर सकें। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। हेलो। हाँ सर जी, भानु जी क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अपन गेहूं में खाद डाल दें और फिर उसके बाद पानी चलाया जाए तो कोई नुकसानदायक तो नहीं है? जी नहीं, कोई हमारे समझ से अगर वो जैसे फास्फोरस का तो लोग बुरकाव करके पानी दे देते हैं, लेकिन यूरिया का आप कोशिश करें कि पानी देने के बाद ही छिड़काव करें। नहीं तो अगर जैसे पानी ज़्यादा होता है तो लीच कर जाता है, इसीलिए पहले बुरकाव करने के लिए मना किया जाता है कि अगर आप पानी ज़्यादा नीचे ज़मीन के अंदर जाएगा उसके साथ पोषक तत्व भी नीचे चले जाते हैं। इसलिए उचित यही होता है कि जो है पोटास और फास्फोरस का तो आप कर सकते हैं हल्का बुरकाव करके छिटाए, क्योंकि उनकी मोबिलिटी जो है, मूवमेंट जो है, उनका नुकसान जो है मृदा में कम होता है जी। लेकिन नत्रजन का तो कोशिश यही करिए कि आप जो है सिंचाई के बाद ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जो। जी बिल्कुल। और खासतौर से डॉक्टर भी जब रसायन की हम बात करते हैं या दवाई का इस्तेमाल जब किया जाता है तो शुरुआत में तो किसान अपनी फसल के लिए तो कर देते हैं, लेकिन जब वो उत्पाद बाजार पहुंचता है वहाँ उसका फ़र्क नज़र आता है और वहाँ पर किस तरह की सावधानी रखनी होगी इस बारे में आपसे मैं जानकारी लूंगा। लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं जो रबी की हमारी फसलें हैं उसमें कैसे आप रोग नियंत्रण कर सकते हैं। और उससे पहले ये समझना भी ज़रूरी है कि अगर आप रोग नियंत्रण नहीं करते और ये नियंत्रण अगर रसायन के ज़रिए किया जाता है तो इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। इस बारे में डॉक्टर दुबे हम चाहेंगे आप थोड़ी सी जानकारी हमारे किसानों को दें कि अगर ज़्यादा मात्रा में रसायन का इस्तेमाल कर लिया जाता है कि ये दवाई है बेहतर रहेगी, लेकिन जो उत्पाद जब बाज़ार में पहुँचता है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी जब जाता है, तब किस तरीके से नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2 तरह से जो दवाओं के जो अवशेष मिलते हैं फसलों के उत्पाद में, 2 तरह से किसान भाइयों को नुकसान होता है। एक तो जो संशोधित नहीं की गई है उस दवा का छिड़काव कर देते हैं और उसके अवशेष मिलते हैं, तब भी वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस फसल को नुकसान होता है जी। दूसरा अवशेष जो निर्धारित मात्रा से ज़्यादा होते हैं और जितनी भी सामान्य रूप से जितनी दवाएं संशोधित की जाती हैं उसके अवशेष अगर पहले प्रयोग में पाए जाते तो वो दवा संशोधित नहीं की जाती, तो उसके अवशेष अगर उचित समय पर उचित प्रकार से किए जाएं तो अवशेष को मिलने की संभावना लगभग नगण्य की होती है। अब होता क्या है किसान भाई, जैसे धान में उदाहरण के तौर पर देखा जाए, अगर बाली निकल
निकल गई है उसके बाद वो छिड़काव करते हैं ट्राइसाइक्लाजोल का, जैसे अभी आजकल बहुत उसमें पाया जा रहा है। उनके किसान भाइयों के बहुत से उत्पाद जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं लिए जा रहे हैं, तो वो ट्राइसाइक्लाजोल बाली निकलने के बाद छिड़काव न करें। बूट लिस्ट स्टेज बाली निकलने से पहले संशोधित भी नहीं किया गया, क्योंकि ट्राइसाइक्लाजोल जो है किसानों को लाभदायक नहीं होगा। जब एक बार रोगी पौधा हो जाता है तो वो उसका प्रबंधन उस दवा से नहीं होता है और अवशेष उसके मिलते हैं। चलिए, इस बात का ख्याल हमारे किसानों को रखना होगा। अब आइए रुक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार पाठक जी जुड़ चुके हैं, गन्ना अनुसंधान केंद्र शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर संजीव, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी संजीव जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी आ रही है आपकी आवाज जी। संजीव जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर हम गन्ने की किस्मों की बात करें या देखभाल की बात की जाए, कितना जरूरी होता है कि किसान इन बातों का ख्याल रखें और उचित किस्मों का चयन करें? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमें अच्छी उपज लेनी है तो हमें उन्नतशील किस्मों की बुआई भी करनी होगी। और जो नवीन उन्नतशील किस्में हैं वो उनका उपज में बहुत ही बड़ा योगदान है, चाहे वो अगेती किस्में हो या फिर मध्य देर से पकने वाली किस्में हो। अगेती किस्मों में अगर हम बात करें उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में जो गन्ने की बड़ी अच्छी किस्म है वो कोसा 13235 है, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है शाहजहांपुर शोध केंद्र से। इसके अलावा एक ऐसी किस्म है कोलक 14201 जो लखनऊ केंद्र से रिलीज हुई है। ये उत्तरी भारत के लिए बड़ी अच्छी किस्म है। और साथ ही साथ एक करनाल से एक वैरायटी रिलीज हुई है को 15023 जी। ये तीनों जो भी हाल में नई गन्ने की किस्में हैं बहुत ही अगेती किस्में हैं और इनकी उपज जो क्षमता है वो लगभग 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक इनकी पैदावार क्षमता है। तो किसान भाई बुआई के समय नवीन उन्नत किस्मों की बुआई करें, जिससे उनको अच्छी पैदावार मिले। बिल्कुल, तो अच्छी उन किस्मों का चयन आपको करना होगा जिससे अच्छी पैदावार आपको मिल सके। इस बारे में आइए और जानकारी ले लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिसंबर में गन्ने की करीब करीब सभी किस्में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। पुराने गन्ने की कटाई जमीन की सतह से मिलाकर करें। शरदकालीन गन्ने में नवंबर के द्वितीय पखवाड़े में सिंचाई ना की हो तो सिंचाई करके निराई गुड़ाई करें। शरदकालीन गन्ने के साथ राई, सरसों, धनिया की अंतः फसल लगाएं और ड्राइकोडर्मा का 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। सह फसली खेतों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करके निराई गुड़ाई करें। गेहूं के साथ सह फसली खेतों में बुवाई के 20 से 25 दिनों बाद पहली सिंचाई करें। गेहूं के लिए 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से ड्रॉप डेसिंग के रूप में इस्तेमाल करें। बसंतकालीन गन्ने की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। तापमान कम होने के कारण दिसंबर में काटे गए गन्ने की जड़ से फुटाव कम होता है। गन्ना काटने के तुरंत बाद ठूंठों पर 2-4 डी खरपतवार नाशक की मात्रा का 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गन्ने की सूखी पत्तियों की 15 से 20 सेंटीमीटर मोटी तह सतह के ऊपर बिछा दें, इससे फुटाव ज्यादा होगा। वहीं अगर गन्ने की उन्नत किस्मों की बात करें तो अलग अलग इलाके के हिसाब से गन्ने की अलग अलग किस्में हैं। अगेती गन्ने में CO 0118, CO 0238 और CO 015023 किस्में हैं। देरी से पकने वाली किस्मों में को 13035 और को 12029 किस्में मौजूद हैं। तो जाना आपने किस तरीके से देखभाल और उसके साथ साथ आवश्यक ज़रूरी है कि जो नई किस्में हैं उनका आप ख्याल रखें। इस बारे में डॉक्टर संजीव और भी जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। जो उन्नत किस्में हैं उसके बारे में तो आपने बताया, लेकिन जो बुआई के तरीके की जब हम बात करते हैं, अच्छा फुटाव हो, इसके लिए हमें और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? देखिए, गन्ने की बुआई की जो विधियां हैं उन विधियों का भी गन्ने के जमाव पे और जमाव के बाद फिर उसमें जो टिलरिंग होती है गन्ने के, जिसको हम ब्यात कहते हैं, कल्ले निकलने की, फिर लास्ट में जो मिल योग्य गन्ने बनते हैं, इन सभी का बुआई की विधि पे भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है। पारंपरिक रूप से जहां पे हम गन्ने की बुआई करके मात्र 40% 45% गन्ने का जमाव प्राप्त करते हैं केवल, वहीं पे जो गन्ने की नई विधि है, गन्ने ट्रेंच विधि से अगर हम गन्ने की बुआई करते हैं तो वहीं पे जस्ट डबल 70 से 75%, 80% तक हमें उसमें जमाव प्राप्त होता है। और हम सभी जानते हैं कि यदि किसी भी फसल का जमाव यदि बेहतर है तो निश्चित रूप से उपज हमारी ऑटोमेटिक
बढ़ जाती है और हमारा जो 50% खेती का काम है वो ऑटोमेटिक हमारा कम हो जाता है जी। तो जो ट्रेंच विधि है, ट्रेंच विधि में हम क्या करते हैं कि खेत को तैयार करते हैं अच्छी तरीके से और तैयार करने के बाद फिर 4 फीट की दूरी पे 120 सेंटीमीटर की दूरी पे 1 फीट चौड़ी नाली बनाते हैं और उस नाली की जो गहराई होती है लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाते हैं और उसमें गन्ने के 2-2 आंख के और 1-1 आंख के टुकड़े पेयर्ड रो में इस तरीके से हम, जैसे हमारी नाली बनती है, इस नाली के दोनों तरफ हम टुकड़े रखते हैं और 1 मीटर में 2-2 आंख के 5 टुकड़े एक तरफ और 5 टुकड़े दूसरी तरफ ये रख करके और उसके ऊपर मात्र 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी केवल डालते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और फोकस करना चाहूंगा कि किसान भाई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई तो करते हैं लेकिन बाद में वो केवल 2-3 सेंटीमीटर मिट्टी की बजाय पूरा पाटा लगा देते हैं तो फिर ये उस ट्रेंच विधि का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ट्रेंच विधि में ये ध्यान रखना है कि टुकड़े के ऊपर मात्र 2-3 सेंटीमीटर मिट्टी डालनी है केवल और जब जमाव पूरा हो जाए, जमाव होने के बाद उसमें कल्ले निकल जाए, उसके बाद हमें पूरी मिट्टी डालनी है। तो ये ट्रेंच विधि से बुआई का बहुत ही बेहतर तरीका है और इससे किसान भाई इस तरीके से अगर बुआई करते हैं तो उपज उनको बहुत ही अच्छी तरीके से प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, बेहतर उपज उनको मिल पाएगी। इसके साथ ही डॉक्टर संजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि ये कुछ विशेष सावधानी है, इसको अगर अपना लें, लेकिन अगर समय की बात की जाए तो उचित समय हम क्या मान सकते हैं? बुआई का उचित समय अगर हम शरतकालीन गन्ने की बुआई की बात करते हैं तो 15 सितंबर से लेकर के और 30 अक्टूबर तक बुआई का उचित समय होता है और अगर बसंतकालीन गन्ने की बुआई की अगर हम बात करते हैं तो बसंतकालीन में 15 फरवरी से लेकर के और 30 मार्च तक बुआई का सबसे उपयुक्त समय होता है। जी बिल्कुल, तो देखिए उचित समय पर अगर हम बुआई करेंगे तो हमारे जो किसान हैं वो अच्छा उपज लेने में सफल हो पाएंगे और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी कि हमारी जो भी फसल है वो रोग मुक्त रहे, उसमें किसी तरह का कोई रोग ना आए। इस बारे में डॉक्टर दुबे आप भी कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको लाभ मिल सकता है? हाँ, गन्ने की फसल में जैसा अभी आपके जो वीडियो चल रहा था उसमें भी बताया कि ट्राइकोडर्मा का उत्पाद जो है डालें, जो है 20 किलो प्रति हेक्टेयर उन्होंने कहा है। तो उसकी मात्रा तो उस पर निर्भर करती है कि कौन सा कैसा उत्पाद है, लेकिन वो जरूर ट्राइकोडर्मा का उत्पाद जो है डालें जिससे मृदा जनित रोग गन्ने में ज़्यादा लगते हैं वो नहीं लगने पाएंगे। और उसमें भी जब टुकड़े लगाते हैं तो उसको फफूंदनाशी से भी उपचारित करके लगाएं। कोई भी फफूंदनाशी ले सकते हैं जो भी संशोधित की गई है उनके क्षेत्रों के लिए, उससे उपचारित करके लगाएं और खरपतवार से रहित रखें। गन्ने में खरपतवार रहित रखते हैं तो उससे क्या होता है कि रोग भी कम फैलता है। इसमें एक तो विल्ट लगता है, उकठा गन्ने में भी लगता है, रेड राट लगता है जो बहुत पहले से बीमारी आई है वो आज तक भी चलती जा रही है। हाँ, काला होता है, तना फट जाता है, उसमें काला सा हो जाता है जिससे उसकी उत्पादकता तो घटती है, उसकी क्वालिटी भी बहुत, गुणवत्ता में भी बहुत ह्रास होता है। तो और रोगरोधी प्रजातियों का भी चयन करें किसान भाई जो है, और ये सब विधियों को अपनाएं तो रोगों का प्रकोप भी उसमें कम होगा। जो है बिल्कुल आवश्यक यही कि आप लगातार सावधानी बरतें, निगरानी ज़रूर करते रहें अपनी फसलों की, जिससे किसी भी तरह का जो रोग है उसका प्रकोप ज़्यादा ना हो और आप उसका समय से निदान कर सकें। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर संजीव पाठक आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। और यहाँ डॉक्टर दुबे जी, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने ना सिर्फ हमारी रबी की जो फसलें हैं उसमें कैसे रोग नियंत्रण आप कर सकते हैं, और इसके साथ ही गन्ने की फसल अगर आप लेने जा रहे हैं, बसंतकालीन गन्ने की खेती आपको करनी है तो कौन सी अच्छी किस्म है और उसकी कैसे बुआई आप कर सकते हैं, ये आपने जाना। अब चलिए हमारा जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। कल बात करेंगे प्राकृतिक खेती की और साथ ही बात होगी गेहूँ की फसल में खरपतवार नियंत्रण की। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी अपना सवाल या सुझाव लिखकर आप छोड़ सकते हैं। अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें ये सारी जानकारी अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब पेज पर, जहां पर आप ना सिर्फ ये सारी जानकारी देख सकेंगे बल्कि इससे पहले भी जो कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं सब जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे यूट्यूब के माध्यम से। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
मास्टर फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से।